हेलो एरिन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस लेक्चर के अंदर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसे आप बीएससी का एटॉमिक फिजिक्स कह सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो सिलेबस है आपका, ये जो सब्जेक्ट है आपका, वो बीएससी का जो आप आरपीएससी का सिलेबस है उसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के साथ ही क्या होता है, मेंशन होता है। ओके, इस सब्जेक्ट को कंप्लीटली बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यही अपना एटॉमिक फिजिक्स है। जो सिलेबस रहता है, अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, लास्ट के अगर सारे लेक्चर आपने पूरे कर लिए हैं, असाइनमेंट पूरा कर लिया है अपना, तो उसका जितना सिलेबस था ना, मान के चलो उसके अंदर लगभग अपने पास 250 पेज थे। ठीक है ना, 250 पेज के नोट्स थे, या कह दो 250 स्लाइड्स के नोट्स थे। पेजेस में तो वो मुश्किल से 100 पेज के भी नहीं होंगे, 250 स्लाइड की वो अपने पास सब्जेक्ट था। ये अपने पास लगभग 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 रहेगा, मान के चलो आप 100 स्लाइड का। ठीक है ना, उसका कितना परसेंट हो गया, लगभग मान के चलो वो 5 है तो ये 2 है। ठीक है ना, वो 100 है तो ये 40 है। ओके, तो लगभग क्वांटम मैकेनिक्स का 40% के लगभग सिलेबस अपने पास ये रहता है। ओके, ये अपने पास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट का नेचर कैसा रहता है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्या अपने पास है टॉपिक आरपीएससी ने इस सब्जेक्ट के अंदर मेंशन किए हैं। ओके, अपने पास देखो सबसे पहले आता है एलिमेंट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस सब्जेक्ट का नाम है क्वांटम फीचर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम्स। ठीक है ना, कि जो वन इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, जितने भी अपने पास, चाहे एच हो, चाहे एच ई प्लस हो, चाहे एल आई टू पॉजिटिव हो, उनके क्या क्या फीचर्स रहते हैं। ठीक है, वैसे तो अपने पास 12th के सिलेबस के अंदर आरपीसी में जो फिजिक्स में जो 12th का सिलेबस आ रहा है उसके अंदर एटम चैप्टर नहीं है। ठीक है, पर जो एटम चैप्टर था उसके सारे की सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पूछ ली गई है। आदि अपन ने जो अभी हाइड्रोजन एटम पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, उसके अंदर पढ़ ली, आदि अपने यहाँ पढ़ लेंगे। तो वो एटम चैप्टर इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में है। ठीक है ना, तो वो एटम चैप्टर भी आपको स्किप नहीं करना है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके बाद आता है अपने पास फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट। 2-3 एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर पहला जो एक्सपेरिमेंट अपने पास वो है फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट फ्रैंक और हर्टज ने किया था। इसकी हेल्प से उन्होंने बताया था कि जो अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम के अंदर, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो अपने पास कंटिन्यूस नहीं होते, डिस्क्रीट होते हैं। है ना, चलो मान लिया डिस्क्रीट होते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है, किससे आप कह सकते हो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है उसका। तो जो फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, डिस्क्रीटनेस का क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अपने पढ़ेंगे। इसके बाद अपने पास आएगा स्टर्न एंड गर्लक एक्सपेरिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है प्लस माइनस हाफ, ये एग्जिस्ट करती है, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो था अपने पास स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अपने पास आएगा स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, कि अपने पास दो तरीके की मोशन करता है इलेक्ट्रॉन जब वो एटम के अंदर होता है। पहली होती है, एक होती है स्पिन मोशन, एक होती है ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, इनके बारे में अपनी बात करेंगे। अब जब भी मोशन होगी तो उससे रिलेटेड क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। जब अपने पास एंगुलर मोमेंटम होगा या मोमेंटम होगा तो उससे रिलेटेड अपने पास क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मोमेंट आपके पास तभी आता है जब जो मोशन कैसी हो, रोटेशनल वाली हो। ठीक है ना, मतलब या तो ऐसे घूम रहा हो या अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा हो, तो उनसे रिलेटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कह दो या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कह दो, दोनों ही आएंगे। है ना, तो उनके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद आता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, जो एल होता है और एस होता है, जहां एल है अपने पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एस है अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, उनकी कपलिंग होगी। है ना, इसके बाद अपने पास एक नया क्वांटम नंबर आएगा, जैसे एल था और एस था, तो अब अपने पास आ जाएगा जे। ओके, एलएस कपलिंग अपने जिसे कहते हैं वो अपने पास यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद ये फाइन स्ट्रक्चर, कि एलएस कपलिंग होने से क्या फर्क आएगा स्ट्रक्चर के अंदर, कैसे कैसे अपने पास अपने को फाइन स्ट्रक्चर मिलेगी। एक स्पेक्ट्रल लाइन की काफी कई लाइनें दिखेगी, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है एटम्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या फर्क पड़ेगा अगर आपके जो एटम है उसको किस में रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो वहां क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रीसीजन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रीसीजन स्टार्ट हो जाता है। जो आपका एल है, हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर क्या करे, प्रीसीजन करे, चक्कर लगाए, या हो सकता है आपका जे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाए, या हो सकता है आपका जो एस है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो क्या करे, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाए। ठीक है, ये क्या होता है वो अपने देखेंगे वहां पे, कि एटम को जब अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या क्या हो रहा है। ओके, उसके बाद अपने पास आता है जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट क्या होता है, जीमान इफेक्ट होता है जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन है, जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है हायर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर, तब जो आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई है, उसको अगर आप रख देते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो लाइन क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। वो लाइन क्या करती है, स्प्लिट हो जाती है अपने पास। तो जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, जीमान इफेक्ट कहलाता है। ठीक है ना, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब आप एक एटम के बारे में बात करते हो, उसके ट्रांजिशन के बारे में बात करते हो, तो जो आपको जो स्पेक्ट्रम्स प्राप्त होते हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ होती है प्राप्त होती है, वो कहलाती है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहलाती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब यही क्या होने लग जाए,
दो या दो से अधिक एटम में होने लग जाए, यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो ये क्या रहा, अब एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया, मोलिक्यूल बन गया। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, ये जो फिजिक्स कहलाती है, ये कहलाती है मोलिकुलर फिजिक्स। क्या कहलाती है, मोलिकुलर फिजिक्स या मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनके बारे में बात करेंगे। अब जब आप मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जाओगे तो इसमें तीन तरीके की ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तीन तरीके का इसके अंदर स्पेक्ट्रा आपको मिलता है। कौन सा, रोटेशनल मिलेगा, वाइब्रेशनल मिलेगा और वाइब्रेशनल रोटेशनल मिलेगा, समझ रहे हो। घूर्णन स्पेक्ट्रम मिलेगा, कंपन स्पेक्ट्रम मिलेगा और घूर्णन कंपन मिलेगा। ठीक है, तीनों तरीके के स्पेक्ट्रम आपको मिलते हैं। इसके अंदर जो एटम्स होता है, जैसे दो एटम है अपने पास, तो उनको मिला करके जो स्ट्रक्चर बनती है उसको एक रिजिड रोटेटर के रूप में अगर कंसीडर किया जाए, अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसको रिजिड रोटेटर के रूप में कंसीडर कर दिया जाए, तो उसके जो एनर्जी लेवल्स है वो किस किस तरीके के आते हैं, वो सारे अपने यहाँ देखने वाले हैं। इसके बाद अपने पास एक लास्ट टॉपिक आएगा, रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ एटम ऐसे हैं जो रोटेशनल और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम नहीं देते, तो उनको आप कैसे बताओगे, उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे करोगे, उनके जो फीचर्स हैं वो कैसे बताओगे। तो वहां अपने पास निकल के आया था रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का छोटा सा प्यारा सा सिलेबस होने वाला है। एटॉमिक फिजिक्स का एक नेचर रहता है, चाहे वो आप नेट का पढ़ो, चाहे आप वेट का पढ़ो, चाहे आप बीएससी का पढ़ो, है ना, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी का पढ़ो, एटॉमिक फिजिक्स का नेचर है कि इसके जो टॉपिक होते हैं ना, उनकी अगर आप डेप्थ में जाओगे, आपको हल्का सा वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत कुछ आपने को सीखने को मिलता है। ठीक है ना, पर क्वेश्चन जो हमेशा होता है वो हमेशा ऊपर ऊपर से आता है। ठीक है ना, एटॉमिक फिजिक्स में क्या है कि अगर आपको एक दिन में 2 घंटे भी ढंग से चीजें बताऊं ना, तो वहां से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन जब इनको सीखने पे जाओगे तो काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने पास इसके अंदर है, जिनको पढ़ाने में अपने को लगभग लगभग 1 सप्ताह तक लग सकता है। ठीक है ना, 6 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं। ठीक है, तो अपने इन डेप्थ पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, अपना काम दोनों है, अपने नॉलेज भी गेन अपने करनी है अपने को। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करने हैं, और इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन जितने क्रिएट होते हैं वो भी अपने को सोल्व करते करते चलने हैं। ठीक है ना, ताकि एग्जाम भी क्वालिफाई हो अपना, और इसके साथ नॉलेज भी हो। अगर नॉलेज हो गया, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसका क्या करोगे, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, पर फाइनल रीजन दोनों चीज होनी चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए और एग्जाम भी क्वालिफाई होना चाहिए। और एग्जाम क्वालिफाई हो गया, नॉलेज नहीं है, तो फिर मजा नहीं आएगा आगे कभी किसी को पढ़ाओगे तो। ठीक है, इसलिए दोनों चीजों में फोकस करना, नॉलेज भी बिल्डअप करनी है अपने को और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब अपने बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, देखो इसके अंदर अपना जो पहला टॉपिक आता है वो लिखो, वो अपने पास क्या है, जो आपने पहले देख लिया था यहाँ पे, क्वांटम फीचर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो इसके अंदर आप लिखो क्वांटम फीचर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम्स। इस टॉपिक में क्या है, देखो अपने बात करेंगे वन इलेक्ट्रॉन एटम की। वन इलेक्ट्रॉन एटम कौन से होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन एटम अपने पास होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। जैसे कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन क्या है, एच है, हीलियम की बात करोगे तो एच ही पॉजिटिव। एच ही पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा एल टू पॉजिटिव, एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन, टू पॉजिटिव मतलब दो निकाल दिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया, वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो अपनी बात करने जा रहे हैं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में बोहर ने बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई थी अपने पास, और बहुत भांति भांति के अपने को इसके अंदर स्पेक्ट्रम मिले थे। ठीक है ना, और इनके एनर्जी लेवल्स के बारे में बताया गया था कि इनकी एनर्जी कैसे दी जाती है, वेलोसिटी कैसे दी जाती है, रेडियस कैसे दी जाती है, वो सारे की सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है, अब इनको ये अपने पास 12th में जो चैप्टर आता है सेम टू सेम वही है। इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास इस तरीके से एनर्जी लेवल होते हैं, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल इस तरीके से होते हैं, आपने देखा होगा। पहले अपने हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपने कंपैरेटिवली इनकी बात कर लेंगे कि जब एल आई पॉजिटिव हो गया, एल आई टू पॉजिटिव, सॉरी एच सी पॉजिटिव हो गया, एल आई टू पॉजिटिव हो गया, तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा। ठीक है, ये अपने पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाओ इस साइड में, कैसे बनता है, ये जो पहला लेवल हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट जिसको आप कहते हो, ये अपने पास आता है n = 1 पे। ठीक है ना, इसकी एनर्जी कितनी होती है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे जो अगला आता है अपने पास, वो आता है n = 2 पे, जिसकी एनर्जी होती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जहां पे अपने क्वांटम मैकेनिक्स छोड़ी थी, वहीं से अपने ये सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। ओके, इसके बाद अपने पास आएगा तीसरा, पर जो आगे से आगे गैप आता जाएगा, जो आगे से आगे गैप होता जाएगा, वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, n = 3। ठीक है, तो इसमें भाग दोगे 3 × 3 = 9 का 13.6 में, तो ये बनता है 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद
इससे और कम गैप हो जाएगा, तो ये गैप अपने पास इतना कर लो, ये हो जाएगा n इजिकल टू 4। ये अपने पास लगभग आता है 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये जितना भी आता है ठीक है, अभी एग्जैक्टली लिखने की जरूरत अपने को है नहीं। ठीक है, इससे आगे चलते जाओगे तो ये जो गैप है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आगे जाकर के लेवल है ये कैसे हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे, सतत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सतत हो जाएंगे। इसे बोलते हैं कंटेनम। ठीक है ना, कि आगे के जो लेवल है ना उनमें गैप इतना कम है, जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जाते हो तो आपको लेवल्स कैसे मिलते हैं, बिल्कुल चिपके हुए मिलते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूस मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अपने पास एक नई चीज यहाँ पे डिफाइन की गई थी। क्या डिफाइन किया गया था, न्यू बार। क्या डिफाइन किया गया, न्यू बार। न्यू बार क्या होता है, न्यू बार होता है 1/λ, जिसे कहते हैं अपने वेव नंबर। वेव नंबर जिसको अपने कहते हैं, इसको आप हिंदी में लिखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास तरंग संख्या। ठीक है, अब देखो अपने पास इसमें सीधी सी बात है, जब आप हाइयर नंबर के लिए जाओगे, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए जाओगे, तब आपके जो लेवल्स हैं, तब आपके लेवल्स जो हैं, या कह दो एनर्जी लेवल्स जो हैं, आपके ऊर्जा जो स्तर हैं, वो कैसे हो जाते हैं, कंटिन्यूस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कंटिन्यूस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अपने पास सतत हो जाते हैं। ठीक है ना, कैसे हो जाएंगे, अपने पास सतत लेवल हो जाएंगे। ओके, इसे इससे इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि देखो ये लेवल्स कैसे थे, अपने पास डिस्क्रीट थे। ये अपने पास कैसे थे, डिस्क्रीट थे, और आगे जाकर के ये कैसे हो गए, यहाँ पर जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए गए तो ये अपने पास कैसे हो गए, कंटिन्यूस हो गए। ठीक है ना, तो जो एटम के जो लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, डिस्क्रीट ही होते हैं। और आप जब हायर लेवल की तरफ जाते हो, n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जाते हो, तो आपके जो लेवल है आपको कैसे दिखने लग जाते हैं, कंटिन्यूस दिखने लग जाते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जब आपका वैन n इंक्रीजेस, जब n बढ़ता है, व्हेन n इंक्रीजेस, इंक्रीज होता है डेल ई, मतलब गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स, गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस, एनर्जी लेवल्स डिक्रीजेस। ठीक है ना, जब आपका n बढ़ेगा तो डेल ई जो गैप बिटवीन एनर्जी लेवल है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब देखो मान लो कोई पार्टिकल है, वो क्या था इनिशियली, इनिशियली पार्टिकल कौन सा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। इनिशियली वन इलेक्ट्रॉन इज इन एन आई, इनिशियल स्टेट में है, कौन सी, मान लो क्वांटम नंबर क्या है उसका, एन आई है, एन आई है, Ni2, initially one electron is in Ni state and its energy is EI। इसकी एनर्जी कितनी है, EI है। ठीक है, तो ये EI से पहली स्टेज से, इनिशियल स्टेज से कहां जाएगा, फाइनल स्टेज में चला जाएगा। इनिशियल वन इलेक्ट्रॉन इज इन Ni state and its energy is Ni, then it's jumps to state NF, which have EF energy, EF एनर्जी। ठीक है ना, कि अपने पास क्या है, एक स्टेट है, ये वाली एक स्टेट है, इसमें क्या हुआ, Ni ये लेवल है, इसकी एनर्जी कितनी है, EI है। दूसरी स्टेट क्या है, अपने पास NF है, फाइनल स्टेट, अंतिम अवस्था, और इसकी एनर्जी कितनी है, EF है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ये जो एनर्जी का उत्सर्जन है वो क्या करेगा, एच न्यू के रूप में उत्सर्जित करेगा। ठीक है ना, जो एनर्जी उत्सर्जित करेगा वो कितनी होगी, डेल ई होगी, जिसे आप लिखोगे कितना, ई आई माइनस का ई एफ। ओके, और ये कितनी होगी अपने पास, एच न्यू होगी, ये अपने पास आती है ई आई माइनस का ई एफ। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो एच सी अपॉन लेमडा, बराबर आ गया मान लो ई आई माइनस का ई एफ। ठीक है, तो आप इनके मान रखोगे, ई आई का मान कैसे रखोगे, जो आपने लास्ट अपने पास पढ़ा था, अपने लेक्चर पढ़ा था, वहां मैंने आपको ई पे एक क्वेश्चन भी करवाया था, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है अलग अलग स्टेट में उनके बारे में क्वेश्चन भी करवाया था, और मैंने उसका एक फॉर्मूला भी लिखाया था। जब वो यहाँ फॉर्मूला लिखोगे और यहाँ से इसको काटोगे एक्स्ट्रा पार्ट जो है, तो ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा 1/λ इजिकल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपने पास एन फाइनल का स्क्वायर माइनस का एन इनिशियल का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। ठीक है ना, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। ओके, ये अपने पास फॉर्मूला आता है, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है एन इनिशियल, मतलब प्रारंभिक क्वांटम संख्या एन आई से अंतिम क्वांटम संख्या एन एफ वाले कोष में मूव करता है, तो वो जो
फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कैसे दी जाएगी, लेमडा क्या रिलेशन से दी जाएगी, 1/λ इजिकल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n f का स्क्वायर माइनस का ni स्क्वायर। यहाँ पे nf क्या है, फाइनल क्वांटम नंबर है ना, फाइनल मेन क्वांटम नंबर। ni आपके पास क्या है, अपने पास इनिशियल क्वांटम नंबर। तो z जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर है। अगर He है तो दो हो गया। अब आप कहोगे सर दो इलेक्ट्रॉन वाला He कैसे, नहीं, अपने He की बात नहीं करेंगे, अपने बात करेंगे He प्लस की। और उसका जो क्या बोलते हैं आप, एटॉमिक नंबर है वो कितना रहेगा, दो रहेगा। Li2 पॉजिटिव करोगी तो उसके लिए भी जो एटॉमिक नंबर है कितना रहेगा, तीन रहेगा। ठीक है। यहाँ लेमडा क्या हो गया, लेमडा हो गया तरंग दैर्ध्य, और 1/λ क्या हो गया, तरंग संख्या या वेव नंबर। ओके, अब बात करते हैं आर की। तो आर यहाँ पे क्या है, आर है यहाँ पे रीड कांस्टेंट। क्या है आर, रीड बराबर नितांक है, नितांक, रीड बराबर कांस्टेंट। इसका जो मान होता है वो अपने पास होता है 1.09 गुणा 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स की मात्रक होता है, आप देख सकते हो। ये सारे तो ऐसे ही हैं, तो आर क्या आएगा, 1/मीटर है ना, मीटर इनवर्स अपने पास आ जाएगा। अब आर के अलग अलग मान भी है। आर पहली बात तो पूछते नहीं, आपको नेट में जरूर अपने यूज आता है। पर आर अपने पास जो हाइड्रोजन के लिए होता है वो होता है 109, अपने पास 109 677, 109 677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये मान होता है आर एच का। ठीक है ना, रीडेबल कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। दूसरा उसके लिए ड्यूटेरियम के लिए तो ये होता है 109 707 अपने पास सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपका काम इससे हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं वहीं लिखवा दूंगा। ठीक है ना। तो अपने पास 1/λ आया, इसका फॉर्मूला ये वाला बन गया। ये अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है। इसके बाद अपने देखिए कि आपके पास मान लो इनिशियल स्टेज ये वाली है, इनिशियल स्टेज ये वाली है, इसकी एनर्जी मान लो कितनी थी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। हो सकती है ना इतनी एनर्जी, ये देखो अलग अलग लेवल बनाए। मान लो इलेक्ट्रॉन इसमें था और इसमें आ रहा है। ठीक है ना, ये कितनी हो गई, माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन। इससे कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो जो एनर्जी होगी वो कितनी इमिट करेगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया अपने पास, 13 में से 3 गए 10, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी जो है वो इमिट कर देगा। ओके, अपने पास। और यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या हो गई, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। ठीक है ना, ऊपर से नीचे जब आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एनर्जी किसके रूप में रिलीज करेगा, फोटोन के रूप में रिलीज करेगा। तो उस फोटोन की क्या होगी, वेवलेंथ होगी, है ना, तरंग क्या बोलते हैं, दे रही होगी, है ना, दे रही है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। ओके, अपने पास 1/λ बोलो कि न्यू बार बोलो, ये क्या होगा, वेव नंबर ऑफ, वेव नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन, वेव नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन। अपने पास ni क्या है, ni है इनिशियल स्टेज क्वांटम नंबर, और nf क्या है, फाइनल स्टेज क्वांटम नंबर। ओके, जो z अपने पास, ये अपने पास क्या है, एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर अपने पास। ठीक है। तो देखो ये जो संख्या है ये कितनी कितनी होती है। अब वो इनिशियल से तो आएगा, ठीक है, कहीं से आ सकता है, n इजिकल टू इनफाइनाइट से आ सकता है, n इजिकल टू 10 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 19 से आ सकता है, जिसे मर्जी आ सकता है। तो वो फाइनली आके लैंड किस में करेगा, इस बिहाफ पे अपनी क्या मिलती है, अपने को एक स्पेक्ट्रम की सीरीज बनती है। क्या बनता है, एक स्पेक्ट्रम बनता है। उन स्पेक्ट्रम को अलग अलग एनर्जी रीजन में रखा गया है, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो अपने उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास पहला जो यहाँ पे आता है वो अपने पास लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। ओके, देखो लाइमन सीरीज में क्या होगा, आपके पास एन फाइनल, जहां वो फाइनली लैंड करेगा ना, वो कौन सा कोर्स है, वो पहला लेवल है, वो पहला कोर्स है। ठीक है, एन एफ अपने पास 1 है, तो एन आई क्या होगा, इसे ऊपर से ही तो आएगा। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये कहीं भी हो सकता है। ओके, तो आपकी जो ये बनेगी, ये कितनी बनेगी, आर जेड स्क्र, यहाँ कितना आ जाएगा, 1/1। क्यों, क्योंकि एन एफ का मान कितना है, 1 है। एन एफ पहले देखो, एन एफ का मान कितना आ गया, 1। यहाँ कितना है, एन आई का स्क्वायर, ये जहां मर्जी से आए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपने पास ये जो है, ये कौन से एनर्जी रीजन के अंदर आती है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन रहता है अपने पास एक्सट्रीम यूवी, एक्सट्रीम यूवी रीजन।
ठीक है ना, सबसे ज्यादा गैप इसी में हो सकता है। अब मान लो कोई अनंत से आता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किस में आ रहा है, यहां से लेकर के यहीं तक तो आ रहा है ना, उसके बाद तो कम हो रहा है, देखो धीरे धीरे गैप। तो ये क्या होती है, हाईएस्ट एनर्जी वाली तरंग, हाईएस्ट एनर्जी वाली तरंग दैर्ध्य आपको यहीं से मिलती है, हाईएस्ट एनर्जी वाला फोटोन आपको यहीं से मिलेगा। ये होती है पहली सीरीज, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन। दूसरी आती है अपने पास लाइमन के बाद बामर या बाल्मर सीरीज, बामर सीरीज, बामर सीरीज। इसमें आपको सिंपली पता है, तो एन फाइनली फाइनली लैंड किस पे होगा, एन इक्वल टू 2 पे होगा। ठीक है ना, अब मैं थोड़ी सी स्पीड में चीजें लिखवा देता हूँ आपको, इन पे टाइम वेस्ट करने की अपने को रिक्वायरमेंट है नहीं। तो 1/λ क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा। अगर अपनी बात कर रहे हैं किसके लिए, एच एटम के लिए, ठीक है ना, मोस्टली अपने एच एटम के लिए ही चीजों की बात करेंगे। थोड़ा सा उनको एक्सपेंड करना हो तो जेड का मान अपने चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, आप ध्यान रखना, जो जेड होता है वो ऊपर आता है ना, जेड स्क्वायर के रूप में ऊपर आता है। ओके, जब आप यहाँ की बात करोगे, एनर्जी की बात करते हो, तो जो एनर्जी भी आपकी आती है वो कितनी आती है, -13.6, एन स्क्वायर नीचे आता है और जेड स्क्वायर कहाँ आता है, ऊपर आता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, ये क्या है, एच सी अपॉन लेमडा। तो ये क्या बने, एनर्जी, एनर्जी में देख लो यहाँ पे जेड क्या आ गया, जेड स्क्वायर क्या आ गया, ऊपर आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एच एटम की बात करेंगे तो अपने जो जेड है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जेड बराबर क्या होता है, एक। लैंड कहाँ करना है भाई, दो पे आगे लैंड करना है, तो 1/n एफ की क्या होती है, स्क्वायर होती है, तो दो की स्क्वायर माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा, एन आई की स्क्वायर। ओके, ये कितना हो सकता है, एन आई। दूसरे में आना है तो कहाँ से आएगा, तीसरे चौथे पांचवे से लेकर के इनफिनिट तक में से कहीं से आ सकता है। अब रीजन की बात करें तो रीजन है ना, पहले इसकी एनर्जी जो थी, इसकी एनर्जी जो थी, इसकी एनर्जी उससे क्या होगी, कम होगी। बामर की जो एनर्जी सीरीज है वो इससे कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखो, यहाँ आप देखो, ये वाला गैप क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, तो यूवी के बाद अपने पास जो आती है वो कौन सी होती है, विजिबल होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विजिबल रीजन। ठीक है ना, ईएमडब्ल्यू चैप्टर पढ़ाया था मैंने यूट्यूब पे, आप वहां देख सकते हैं। जो यूवी रीजन है उसके बाद अपने पास कौन सा रीजन आता है, विजिबल रीजन। हिंदी की बात करूं तो इसे बोलते हैं दर्शक क्षेत्र, और इसको बोलते हैं पैराबैंगनी क्षेत्र। पैराबैंगनी क्षेत्र जो आपका एक्सट्रीम है, इसकी हो गया दूरस्थ पैराबैंगनी क्षेत्र। ठीक है ना, कि पैराबैंगनी का जो एंड पॉइंट है वहां पे। ओके, तीसरा जो अपने पास इसके अंदर आता है, लाइमन आ गया, बमर आ गया। अब अपने पास कौन सी सीरीज आएगी, पाससन सीरीज, पाससन सीरीज। ओके, पाससन सीरीज, यहाँ पे एनएफ। फाइनली आपको जाना किसमें है, दो तक में चले गए तो अब तीन में जाइए आप। तीन में जाना तो कहाँ से आओगे, चार से आओगे, पांच से आओगे, छह से आओगे, या अनंत से आओगे। तो 1/λ यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका 1/3, 3 3 9। तो यहाँ हो जाएगा एन ए आई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यूवी आ गया, विजिबल आ गया, तो अब कौन सा आएगा, आई आर आएगा। कौन सा आएगा, आई आर। तो इसका जो रीजन है वो कौन सा है अपने पास, आई आर। रीजन कौन सा है अपने पास, आई आर है। ओके, अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, इंफ्रारेड जिसे आप कहते हो, ये कौन सा है, इंफ्रा रेड है अपने पास। ओके, ये कौन सा हो गया, तीन हो गए ना। अब अपने पास चौथी आती है, चौथी वाली चीज आती है, चौथी वाली लिख दो। लाइमन, बामर, पासन के बाद कौन से आते हैं, पासन के बाद आती है ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ओके, ये है ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, यहाँ आप कहाँ से कहाँ आओगे आपको पता है, इनिशियली कहाँ से आएगा, जहां मर्जी से आए। फाइनल कहाँ में आना है, एक दो तीन तक आ गए, चौथी में आना है। ठीक है ना, आओगे तो इसे ऊपर से, तो पांच छह सात से चल करके इन्फिनिट तक। इसका जो 1/λ आता है। अब ये देखो गधा मजदूरी वाला काम है ना, यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फटाफट ये लिखने हैं। ठीक है, तो आप इसको फटाफट फटाफट लिख सकते हैं, इनिशियल से आता रहेगा। और इसका रीजन की बात करें तो इसका रीजन क्या हो जाएगा अपने पास है, यूवी विजिबल, आईआर के बाद क्या आता है, आईआर के पास ही रहेगा ये, है ना, ये आ जाएगा एक्सट्रीम आईआर रीजन। ठीक है, आईआर रीजन। एनर्जी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नीचे जैसे आ रहा हूं तो एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, वेवलेंथ है बढ़ती जा रही है। ओके, लास्ट सीरीज इसकी आती है, वो आती है फुंड, पी फुंड, सॉरी फ्रंट, ये बोल दो, या फुंड सीरीज कह दो। लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड। इसके बाद आती है हुंड, है ना, ये इसको बोल दो फुंड बोल दो, या फ्रंट बोल दो, फुंड सीरीज, फुंड श्रेणी। यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/λ बराबर आर 1/25, है ना, पांच में आएगा अब। तो ये लो आपका, यहाँ आप लिख सकते हो कि जो फाइनल जो आ रहा है वो किस में आना पड़ेगा, पांच में आना पड़ेगा। आ कहां से रहे हो भाई तुम, पता नहीं भाई साहब, हम वहां ऊपर से रहे हैं, पता नहीं कितने ऊपर से आ रहे हैं।
ठीक है। इसकी जो अपने पास वो बनेगी, क्या बनेगी, जो क्या बोलते हो रीजन जो अपने पास आएगा, वो रीजन कौन सा आएगा, आप आ जाओ। विजिबल में आ गए, आईआर में आ गए, तो अब कौन सा बचा, रेडियो ही बचा। ठीक है ना। तो ये अपने पास बचा, इसका भी रीजन उन्होंने एक्सट्रीम आईआर ही लिखा है। ठीक है ना। तो इसका रीजन कौन सा होता है, एक्सट्रीम आईआर होता है, एक्सट्रीम आईआर होता है। पर आपको यहाँ कहीं भी कंफ्यूजन आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इनके जो ऑप्शन आएंगे ना, वो अपने पास काफी दूर दूर मिलेंगे आपको। या तो आईआर मिल गया, ठीक है, एक का दे देंगे, यूवी दे देंगे, एक का विजिबल दे देंगे, तो आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। आप ऐसे याद रखो, यूवी विजिबल आईआर, आईआर आईआर, ठीक है ना। पहला यूवी, दूसरा विजिबल। अब देखो ये क्या कर देता है, कई बार सीरीज लिमिट पूछ लेता है। क्या पूछता है, सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट में क्या करना है, जब सीरीज लिमिट पूछे कि अपने पास बताओ लाइमन की, बामर की, पासन की, ब्रैकेट की, फुंड की, या किसी की भी सीरीज लिमिट पूछो, तो ये क्या होता है, इन सीरीज लिमिट केस। इन सीरीज लिमिट केस, सीरीज लिमिट में क्या होता है कि एक्सट्रीम पे चले जाओ, तो आपका जो एन इनिशियल है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना। जो अपने पास है सीरीज लिमिट की बात करते हो, तो एन आई जो होता है, इनिशियल स्टेज जो है, वो क्या होती है, इनफाइनाइट की। वो कहां से आ रहा होता है, इनफाइनाइट से आ रहा होता है। ओके, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि अपने पास जो सीरीज लिमिट होती है, ये कहां से आ रहा होता है, एन आई इजिकल टू इनफाइनाइट से ही आ रहा होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब अपने पास देखो, ये अपने पास सारी की सारी हमने सीरीज की बातें कर ली। ओके। अब अपने पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो अपने कर लेते हैं, और फिर जो अपना अगला टॉपिक है अपने पास फ्रैंक हर्ट्ज और जो क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, उसकी तरफ है बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ अपना जो एक ही क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एच एटम, इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, उसके बाद इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इन केस ऑफ एच एटम, इन केस ऑफ एच एटम, वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, इन लाइमन सीरीज, इन लाइमन सीरीज इज, इन लाइमन सीरीज इज 1 to 1.5, 1 to 1.5 nanometer, nanometer. Then what will be the wavelength, then what will be the wavelength, then what will be the wavelength of final line, ऑफ फाइनल लाइन की पहली लाइन जो मिल रही है ना, उसकी वेवलेंथ कितनी है, इतनी है। तो बताओ जो अंतिम लाइन मिलेगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, करोड़ में बनेगा करोड़पति की तरह। ठीक है, ए आ गया, बी ए आ गया 242.9 नैनोमीटर, और सी है अपने पास 91.1 नैनोमीटर, और डी अपने पास 60.75 नैनोमीटर। देखो मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन क्या है, हाँ, या लिख ही लो, हिंदी मीडियम वाला लिखो। हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी की, हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी की, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 121.5, 121.5 नैनोमीटर है, 121.5 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर है, तो अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य, तो अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, क्या होगी। ऑप्शन आपके सेम के सेम रहेंगे। ओके, देखो जैसे क्वेश्चन में कर रखा है वैसे कर दो। इन केस ऑफ एच एटम, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, लाइमन के अंदर क्या होता है, ये पहला केस दे रखा है ना। लाइमन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तो आर आता है। फर्स्ट लाइन आना किसमें पड़ेगा, पहले में पड़ेगा। फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट उससे ऊपर वाले से आ रहा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 की स्क्वायर, यहाँ 1 की स्क्वायर था। ये है केस नंबर 1। ठीक है, यहाँ लगाओ, लेमडा कितनी दे रखी है, 121.5, तो यहाँ आ जाएगा 121.5 नैनोमीटर है, तो 10 की पावर माइनस से 9 मीटर। ठीक है, आर का मान कितना होता है, 10 की पावर 7, 1.07 गुणा 10 की घात 7, और ये 1/1 और ये 1/4। ठीक है, तो ये आ गया 121.5 गुणा 10 की घात माइनस से 9। ऐसे तो ये क्या हो रहा है, ये 16 अच्छे से होगा नहीं, तो इसको एक दूसरा तरीका लगाओ, ऐसे मत करो इसको, इसको ऐसे करो। देखो इसको आप लैम्डा ही रखो, सॉरी, देखो अपने पास
इसमें क्या हो जाएगा अपने पास 1/λ इजिकल टू आर, ये बनेगा 1/1 माइनस का 1/4, तो ये आ गया 3/4 आर। तो आपके पास जो लैम्डा था वो कितना था, 4/3 आर था। ये कैसा है, वन समीकरण इंप्रूव कर दिया अपने, ठीक है। फिर आगे से ये था कि अपने पास 2 से कहाँ आएगी, 1 में आएगी अगर आप फर्स्ट लाइन की बात करते हो तो, ठीक है ना। अब क्या बात करें लास्ट लाइन, लास्ट लाइन कहाँ होगी, आएगी तो 1 में, लाइन में तो 1 में ही आएगी। अब आएगी कहाँ से, इनफाइनाइट से आएगी, ठीक है। दूसरा जो केस है, वहां जो आपका लैम्डा है वो क्या होगा, लैम्डा डैश कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होता है, ये तो एक ही रहेगा, आएगी कहां से, अनंत से, 1/अनंत कितना होता है, 0, तो ये आ गया आर। तो लैम्डा डैश है वो कितनी होगी, 1/r हो गई। अब 1/r का मान चाहिए, 1/r का मान यहां से रख दो, कितना आ जाएगा, 3λ/4। 1/r का मान कितना आ गया, 3λ/4, तो कितना आ गया, 3λ/4। उस केस के अंदर जो लैम्डा थी वो आपको गिवन है, कितनी है, 121.5 है नैनोमीटर। करो सोल्व, कितना आएगा, लगभग लगभग 30 आ गया, है ना, 30 हो गया, 120, 30 दिया, कितना आ गया, 90। तो 90 तो है नहीं, तो लगभग 91 नैनोमीटर के लगभग आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपना जो टॉपिक करते हैं अपने पास, उसे के जहां रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे। इस टॉपिक से ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो वो अपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और ये आपको किसी न किसी का पीवाईक्यू भी होगा, तो वो अपने कर लिया। अब अपने टॉपिक के बाद भी क्वेश्चन करते जाते हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जहां रिक्वायरमेंट लगेगी इतने क्वेश्चन करने की नीड है। और सब्जेक्ट पूरा होने के बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे ही खत्म होगा तो वो आपको एक असाइनमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू भी अपने डिस्कस यहाँ कर ही लेंगे बीच में। ओके, 2 सालों के यूट्यूब पे करवा रखे हैं, लास्ट वाले 22 का और 20 का, और बाकी सालों के अपने लेक्चर के अंदर ही कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपने देख रखा होगा ना, क्वांटम देख रखी होगी आपने, वहां कर दिए थे अपने। अब इसके बाद अपने पास नया नवेला टॉपिक आता है, फ्रैंक हार्टज एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हार्टज एक्सपेरिमेंट, जब मैंने आपको क्वांटम के पीवाईक्यू करवाए थे तब एक ऐसा क्वेश्चन आया था, एक्सपेरिमेंट, हिंदी में लिख दो फ्रैंक हार्टज प्रयोग। फ्रैंक हार्टज प्रयोग, देखो जो फ्रैंक हार्टज एक्सपेरिमेंट होता है ना, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था अपने पास कि निम्न में से कौन सा प्रयोग, विच एक्सपेरिमेंट ऑफ द फॉलोइंग विल टेल यू अबाउट द डिस्क्रीटनेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना, कि जो अपने पास है परमाणुीय ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें वो विविक्त होते हैं, इसके बारे में कौन बताता है, तो उसके बारे में कौन बताता है, फ्रैंक हार्टज एक्सपेरिमेंट बताता है। वहां मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि अपने पास डिस्क्रीटनेस है, एटॉमिक लेवल की डिस्क्रीटनेस है, उसके बारे में कौन बताता है, फ्रैंक हार्टज एक्सपेरिमेंट बताता है। और अपना जो स्पिन के बारे में बात करते हो आप, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, उसके बारे में स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट बताता है। अब इनके बारे में डिटेल से चीजें जो है वो अपने एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि दो साइंटिस्ट थे, फ्रैंक और हर्टज, इन्होंने क्या किया, अपने पास एक निर्वातित कांच की नली निकाली, ठीक है ना, निर्वातित कांच की नली निकाली, उसके अंदर अपने पास एक फिलामेंट था, ठीक है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, या जिसे आप कह सकते हो कैथोड था। वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गन के रूप में बिहेव कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, इमिट कर रहा था। वो इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब उससे निकलेगा तो सफिशिएंट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। वो एनर्जी उसे कहाँ मिल रही होगी, वो मिल रही होगी वोल्टेज से, तो आपने वोल्टेज बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। अब वो एनर्जी जो जाएगी, जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, उसको आगे जाकर के कौन कैच कर लेगा, कैथोड कैच कर लेगा, सॉरी कैथोड से निकलेगा तो एनोड कैच कर लेगा, कैथोड से गया एनोड में गया, ये सर्किट हो जाएगा पूरा। इसका जब आप बनाओगे ग्राफ V वर्सेज I, तो वोल्टेज बढ़ाते गए, सिंपल सी बात है, वोल्टेज बढ़ाई एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े पहुंचने वाले, तो I बढ़ गई, ठीक है ना। तो क्या किया, इसके अंदर निर्वातित कांच की नलिका में क्या कर दिया इन्होंने, Hg गैस भर दी, कौन सी गैस भर दी, Hg गैस भर दी, ठीक है ना, Hg गैस भर दी। तो अपने पास जब भी इन इलास्टिक कोलिजन होगी, कौन सी कोलिजन होगी, इन इलास्टिक कोलिजन होगी, तो ये अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लॉस करेंगे, ठीक है ना, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लॉस करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, तो ये एनर्जी किसको देंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, एच जी एटम्स को ये एनर्जी देंगे। और ये एच जी एनर्जी, एच जी इलेक्ट्रॉन को, एच जी एटम्स को तभी एनर्जी दे पाएंगे जब उसको उसकी एक्साइटेड स्टेट में भेज पाए, और जब ये उसको उसकी एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे तो जो एनर्जी का गैप था, एच जी का ग्राउंड लेवल और एच जी का अपने पास एक्साइटेड लेवल, उन दोनों के बीच में जो गैप था ना, उसी गैप के इक्वल एनर्जी ये उसको दे देंगे। तो फिर इनकी एनर्जी क्या होगी, कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो कम पहुंच जाएंगे, कम पहुंच जाएगी तो धारा गिर जाएगी, ठीक है ना। तो जो V और I का ग्राफ आता है उससे अपने को आइडिया लग जाता है कि अपने पास जो
लेवल्स हैं, जो एटम के लेवल्स हैं वो कैसे हैं, डिस्क्रीट है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी जो है ना वो ही लॉस कर रहा है, कभी इतनी लॉस कर रहा है, कभी इतनी लॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दो के बीच में गैप कितना है, इतना, बाकियों के बीच में गैप इतना, आगे इससे ज्यादा फिर गैप आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपने को थोड़ा सा डिस्क्रीटनेस के बारे में बताता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा मौखिक रूप से बता दिया है, जो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो तो लिखाऊंगा, तो आपको चीजें और समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने पास देखो डायग्राम पहले ये होता कैसे है, ये होता है अपने पास इस तरीके से कि यहाँ अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गन है, ओके, यहाँ बैटरी लगी हुई है, छोटी बैटरी, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यहाँ है ये कैथोड के रूप में, और इससे जो आपका बड़ी बैटरी लगी हुई है, बड़ी बैटरी जो लगी हुई है, इसके ऊपर अपना जो वोल्ट मीटर है, वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वो लगा हुआ है, ये अपना आगे जा करके यहाँ आपका एनोड है, ठीक है, ये निर्वातित कांच की नलिका है, और ये अपने पास निर्वातित कांच की नलिका यहाँ कंप्लीट होती है। ये अपने पास प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है पी, कौन सी प्लेट है, पी प्लेट है। यहाँ अपने पास धारा आई की मेजरमेंट होती है, ठीक है ना, यहाँ एमीटर लगा हुआ है, या इससे अपनी धारा जो है वो आई मेजर कर सकते हैं। यहाँ अपने पास क्या है, दूसरी बैटरी लगी हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। ये अपने पास क्या हो गया, इधर से सर्किट कंप्लीट हो गया, ये अपने पास रहेगा प्लस, ये अपने पास रहेगा माइनस, ओके। यहाँ अपने पास क्या लगा हुआ है, रियोस्टेट लगा हुआ है, वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ अपने पास रियोस्टेट लगा हुआ है, और ये जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, अपने पास बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपने पास बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये अपने पास क्या हो गया, थोड़ी सी हो गया, और यहाँ इसके अंदर अपने कौन सी गैस डाल दी, HG गैस डाल दी। ये सर्किट जो है वो अभी मैं आपको लिखाऊंगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सी कैथोड है, यहाँ अपने पास ये एनोड है, ये दूसरी आगे वाली जो प्लेट है जिसपे जाकर के इलेक्ट्रॉन टकराएंगे वो क्या है, अपने पास पी प्लेट है, यहाँ अपने धारा मापते हैं, ये किसी और बैटरी से जुड़ी हुई है, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये दूसरी बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे ये क्या है, ये अपने पास विभव विभाजक व्यवस्था है, ये आप कह दो क्या है, विभव विभाजक मत बोलो इसको, आप इसको रियोस्टेट बोलो, ठीक है ना। धारा, इसे क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं, है ना। रियोस्टेट है धारा नियंत्रक के रूप में, ठीक है। अब ये काम क्या आता है, इसमें क्या करते हैं, अपने HG एटम की वजह से, HG एटम की हेल्प लेके क्या करते हैं, ये डिसाइड कर देते हैं, ये क्लियर कर देते हैं कि जो आपका एटॉमिक लेवल्स होंगे वो कैसे रहेंगे, डिस्क्रीट रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि ये किसको बताता है, डिस्क्रीटनेस को बताता है। इससे आज तक सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आया है, दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात, किसके एटम यूजली, HG के। दूसरी बात है, काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, या कह दो एटॉमिक, जो एटॉमिक जो लेवल्स हैं उनकी डिस्क्रीटनेस को बताता है कि वो कैसे होते हैं, विविक्त होते हैं, पहला दूसरा तीसरा होता है, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिखो, ये आरपीसी में आ भी गया है, ठीक है, तो इसमें लिख लो आप पॉइंट लगा के, विद द हेल्प ऑफ फरंक हर्टज एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट, फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट, फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट, वी वेरीफाई, वेरीफाई द वी वेरीफाई द we verify we verify the discreteness of atomic energy levels, atomic energy levels, and and we can also we can also get the values of get the values of get the values of energy levels, ओके। कि अपने पास इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीटनेस को बता सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि जो लेवल है इनकी एनर्जी इतनी 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 होती है, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट लिखो, क्या यूज करेंगे, HG वेपर। तो हेयर वी यूज HG वेपर इन HG वेपर इन इन
ट्यूब, ठीक है ना। कौन सी, ये जो ट्यूब है इसके अंदर कौन सी गैस है, एच जी गैस, ठीक है ना, एच जी वेपर है। इफ द इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट, इफ द इलेक्ट्रॉन कमिंग लिख लो, उसके बाद दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ द इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड, फ्रॉम कैथोड डू इलास्टिक कोलिजन, डू इलास्टिक कोलिजन, then there will be, then there will be no energy loss, no energy loss in the energy of, in the energy of electrons, electrons, but if in the case of inelastic, but in the case of inelastic collision, but in the case of inelastic collision, the energy of electron, the energy of electron decrease, and due to electron decrease, and due to this, this also, also the current I decreases, also the current I decreases, ठीक है। अब देख लो इसके अंदर क्या बोल रहा है, हेयर वी यूज एच आई वेपर, यहाँ अपने किसका यूज करते हैं, अपने पास है एच जी मरकरी, पारद जो होता है, पारा जो होता है उसकी अपने पास वेपर का वाष्प का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास जो कैथोड से आ रहा है वो इसके साथ कैसी कोलिजन कर ले, इलास्टिक कोलिजन कर ले, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी जो अपने पास एनर्जी होता है वो लूज नहीं करेगा। पर ये जो कोलिजन है आपकी कैसी हो, अगर इनलास्टिक हो, अगर जो कोलिजन है यहाँ पे कैसी हो, इनलास्टिक हो, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो फिर उतने इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगी जितने की पहले पहुंच रहे थे, है ना। अगर अपने पास एच जी ना है, ठीक है ना, एच जी ना है या आपने एनर्जी नहीं बढ़ाई, ठीक है ना, तो ये पी पे पहुंचेगा। अपने को वी और आई का ग्राफ करोगे तो वी और आई का ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। पर अगर ये क्या कर दे, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन कर ले, कैसी कोलिजन कर ले, इन इलास्टिक कोलिजन कर ले, तो एनर्जी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। एनर्जी लॉस कर देगा तो उतने सारे इलेक्ट्रॉन है पी पे नहीं पहुंचेंगे, धारा का मान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचेंगे तभी तो सर्किट पूरा होगा, तभी तो आपको धारा मिलेगी। जब इन्होंने टक्कर कर ली, एच जी को तो हाई कर दिया और खुद क्या रह गए, लो कर गए, पहुंच ही नहीं पाए, तो धारा का मान है गिर जाएगा। जब भी ये क्या करेंगे, एनर्जी को लूज करेंगे, ठीक है ना। एनर्जी लूज लूज तभी करेंगे जब ये इनलास्टिक कोलिजन करे और ये क्या कर दे, एच जी को अपने हायर लेवल्स में पहुंचा दे, है ना, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दे। इसके बाद लिखो द लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ इसका ग्राफ बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे, लिखवाने के बाद पूरा फिर बनाता हूँ ग्राफ, तब आपको चीजें और क्लियर होगी। ग्राफ अपना V और I में बनेगा, V वोल्टेज कितनी लगाई, I धारा कितनी मिली, तो यहाँ आप लिखो द लॉस ऑफ एनर्जी हेयर, द लॉस ऑफ एनर्जी हेयर, द लॉस ऑफ एनर्जी हेयर इज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ, इज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ, is due to transition of Hg from Gs, Hg from Gs to excited state, Gs to excited state, corresponding to this, corresponding to this we get, to this we get spectrum line of this wavelength, spectrum line of this wavelength। अब देखो क्या हो गया, द लॉस ऑफ एनर्जी कब हुआ लॉस, इलेक्ट्रॉन ने जाकर के इन इलास्टिक कोलिजन करी,
HG को कहाँ भेज दिया, अपने हायर स्टेट में भेज दिया, और धारा क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अभी HG हायर में चला गया, अब हायर में रहता कितनी देर है, 10⁻⁸ है ना। अब तो जब ये वापस आएगा, जब ये इस लेवल से एक्साइटेड स्टेट से उत्तेजित अवस्था से क्या होगा, वापस आएगा, तो ये क्या इमिट करेगा, फोटोन इमिट करेगा। और आपको पता है जब भी क्या होगा, फोटोन का इमिशन होगा, तो आपको क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है ना, तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, हो सकता है वो इस लेवल से ग्राउंड स्टेट यहाँ गया हो, तो जब ये यहां से यहाँ आएगा तो स्पेक्ट्रम कितनी एनर्जी का मिलेगा, इस वेवलेंथ का आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब हो सकता है यहां से कहां चला गया, और ऊपर चला गया, यहां से और ऊपर चला गया, वहां से जब यहाँ आएगा तो आपको एक लाइन मिलेगी, यहां से यहाँ आएगा तो दूसरी लाइन मिलेगी, और यहां से यहाँ आएगा तो एक तीसरी लाइन मिलेगी। इस तरीके से आपको स्पेक्ट्रम के थ्रू क्या मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कौन सा लेवल कहाँ कहाँ है, और सारे के सारे लेवल कैसे हैं, डिस्क्रीट है, विविक्त है, अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लेवल कैसे हैं, सतत हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखो इन एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब देखो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो ये ग्राफ अपना यहां से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ गया, अब ये ग्राफ अपने पास ऐसे जाएगा। अब देखो सबसे पहले बात, V का कुछ मान करने से भी क्या थी, I0 थी, है ना। जब वोल्टेज स्टार्ट करोगे तो इनिशियली थोड़ी पहुंच जाएगा वो, जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन थोड़ी पहुंच जाएगा वहां पे, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देने पे, ये क्या है, वोल्टेज है, ये किस में होती है, वोल्ट में होती है। ठीक है ना, थोड़ी सी वोल्टेज आगे करने से भी धारा का मान क्या था, 0 था। अब आप जैसे जैसे धारा बढ़ाते हो वैसे वैसे आपकी, सॉरी, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो, अपने पास क्या बढ़ाते हो, वोल्टेज बढ़ाते हो, सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हो, धारा का मान बढ़ रहा है। ये अपने पास अलग अलग वोल्टेज है, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, अब क्या हुआ, यहाँ तक धारा बढ़ गई, फिर इसने क्या किया, और वोल्टेज बढ़ाई, और वोल्टेज बढ़ाई, ढंग से टक्कर हुई, और उसने एनर्जी क्या कर ली, और अब्जॉर्व कर ली, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, धीरे हो गया, धीरे हो गए तो आई घट गया। फिर एनर्जी बढ़ाते गए, एनर्जी बढ़ाते गए, एनर्जी बढ़ाते गए, फिर क्या कर दिया, एकदम से डाउन आया, क्यों, क्योंकि इस बार उससे एक्साइटेड में भेज दिया टक्कर करके, फिर एनर्जी बढ़ी, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी। इस प्रकार से ये पूरा ग्राफ आई वर्सेज वी आता जाता है। ठीक है ना, अब भेज तो दिया, अब जब भी वो वापस आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम के अंदर उत्तेजन, क्या बोलते हैं उसे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, इमिशन स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, जो कि आपको कैसा मिलता है, जो कि आपको मिलता है चमकीला। किसे मिलता है, चमकीला। जो आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा, इमिशन होगा, वो कैसा मिलेगा, हमेशा ब्राइट मिलेगा, चमकीला मिलेगा। जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा मिलता है, हमेशा डार्क मिलता है। कैसा मिलता है, डार्क मिलता है। ठीक है ना, डार्क लाइन आती है, समझ रहे हो। उत्सर्जन के अंदर कैसे आएगी, हमेशा ब्राइट लाइन आएगी। जो इमिशन होगा, इमिशन होगा उसमें ब्राइट आएगी। ओके, इसके आगे लिख दो इन एक्सपेरिमेंट। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पे देख लो कौन सी वेवलेंथ इनको मिली थी, इसमें लिख लो। ये ज्यादा डीप क्वेश्चन है, इतना डीप आएगा नहीं, पर आपको लिख लो, है ना, फॉर नॉलेज। इन एक्सपेरिमेंट वी फाउंड, ज्यादा डेप्थ में पूछना दे तो आ भी जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा देख लेना, है ना, एक बार। इन एक्सपेरिमेंट, इन एक्सपेरिमेंट, जब भी अपना एक्सपेरिमेंट हुआ, इन एक्सपेरिमेंट वी फाउंड दैट, वी फाउंड दैट द वेवलेंथ corresponding to, the wavelength corresponding to Hg spectrum line is, Hg spectrum line is 2536 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो पहली लाइन यहाँ पे मिली थी वो कितनी मिली थी, 2536 एंगस्ट्रॉम की लाइन मिली थी। ठीक है, एनर्जी कोरोस्पोंडिंग टू दिस वेवलेंथ इज, ये वेवलेंथ मिली थी। ठीक है, एनर्जी कोरोस्पोंडिंग टू दिस वेवलेंथ इज, दिस वेवलेंथ इज, वेवलेंथ इज 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर नेक्स्ट वेवलेंथ, एंड फॉर नेक्स्ट वेवलेंथ, नेक्स्ट वेवलेंथ इट विल बी, इट विल बी 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, जो आपको पहली लाइन मिली थी वो ये वाली मिली थी, इसी करस्पॉन्डिंग एनर्जी आप निकाल सकते हो, लेमडा है तो आप एच सी बाई लेमडा से एनर्जी निकाल सकते हो। वो कितनी आई थी, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी। तो पहला जो गैप है वो कितना है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। दूसरा जो गैप मिला था वो कितने का मिला था,
9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मिला था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एनर्जी गैप डिफरेंट डिफरेंट है मिलते गए। ओके। अगर यही बात अपने एच एटम की करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, वो गैप कितने का मिला, यहाँ पे लिखो फॉर एच एटम, वो तो एच जी एटम की बात कर रहे हैं, अपने एच एटम की बात कर रहे हैं ना। तो फॉर एच एटम फर्स्ट एनर्जी एब्सॉर्प्शन, फर्स्ट एनर्जी एब्सॉर्प्शन फर्स्ट एनर्जी एब्सॉर्प्शन was at 10.2 electron volt, means that means that means that first excited state is means that first excited state is, देखो पहला गैप कितना मिला, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, मतलब जो पहला गैप है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में, तो वो गैप कितना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्टेट इज सिचुएटेड एट सिचुएटेड एट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the above the ग्राउंड लेवल, अबोव द ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। कि 10.2 का गैप है किसमें, ग्राउंड लेवल में, और जो नेक्स्ट आपका जो स्पेक्ट्रम आ रहा है ना उसके बीच में, ठीक है। इस तरीके से अपना जो ये टॉपिक था यही कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो अपने पास रहेगा स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। कौन सा रहेगा, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है अपना एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इसमें मेनली जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपके मेनली जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि इसके अंदर किसका पता चला था, इलेक्ट्रॉन स्पिन का पता चला था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन है उसके बारे में आपको कौन बताता है, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट क्लब बनाता है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने नॉन होमोजेनियस फील्ड लिया था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लिया था, ठीक है। और जो नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, ठीक है ना। इसके अंदर अपने को जो स्पोर्ट्स मिले थे वो स्पोर्ट्स कितने मिले थे, दो मिले थे। यहाँ आपने क्या यूज किया था, हमने कौन सा एटम यूज किया था, तो हमने एजी एटम यूज किया था, ठीक है ना। ये 3 से 4 क्वेश्चन ही इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, पर इसके बारे में अपने कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर लिखो पहली बात तो कि आपका एक लूप है, ठीक है ना। एक मान लो एक करंट कैरिंग लूप होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ये मैंने आपको बताया था 12th वाले पार्ट के अंदर, जो मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, एक लूप में मूव कर रहा है। लूप में मूव कर रहा है मतलब गोलीय, मान लो ऑर्बिटल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर मूव कर रहा है, तो वो भी एक करंट कैरिंग लूप के रूप में बिहेव करता है, ठीक है ना। अगर वो करंट कैरिंग लूप के रूप में बिहेव करेगा तो करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, एम इजिकल टू एन आई ए होता है, ठीक है। एन इजिकल टू 1 हो मतलब एक ही राउंड हो उसके अंदर, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, आई ए आता है। ठीक इसी तरीके से एक ऑर्बिट के अंदर एक कक्षा के अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो भी कैसे बिहेव करेगा, एज ए अपने पास है लूप की तरह बिहेव करेगा, तो उसका भी क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो अपने वो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। ओके, तो यहाँ आपने देखो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से आर त्रिज्या के ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर करंट कितनी बनती है, तो इसमें लिख दो करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी करंट बनेगी, आई बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, क्यू बाय टी, ठीक है। यहाँ पे टी क्या रहेगा, आवर्तकाल, और यहाँ पे आवेश क्या रहेगा, ई। ओके, जो आवर्तकाल है इसको कैसे लिखोगे आप, ये कितनी रेडियस की परिधि में घूम रहा है, पेरीफेरी में घूम रहा है, पैरामीटर में घूम रहा है, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस में घूम रहा है, 2 पाई आर में घूम रहा है, यहाँ पे जाएगा वापस यहाँ आएगा, 2 पाई आर में घूम रहा है, कितने वेग से, वी वेग से। तो कितनी वेलोसिटी से भागेगा, वी वेग से, तो टी बराबर क्या आ गया, 2 पाई आर बटा वी। तो आई बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, ई बटा टी का मान क्या है, 2 पाई आर बटा वी, ठीक है। यहाँ पे क्यू क्या होता है, आवेश कितना होता है, माइनस ई, तो इसको कर दो आप माइनस का ई, ये अपने पास क्या आ गया, आई आ गया, क्या आ गया, आई आ गया।
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है आपका, चुंबकीय आघूर्ण जो बनता है वो कितना बनता है? अगर करंट आई है तो वो बनता है आई गुणा ए। तो यहाँ जो आपका एम है वो क्या बन जाएगा? आई गुणा पाई ऑफ आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। आई का मान रखो ई वी बटा 2 पाई आर, और इधर क्या अपने पास पाई आर का स्क्वायर, पाई से पाई गया, आर से आर गया, ये बन गया अपने पास ई वी आर बाय 2। तो अपने पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो आ गया अपने पास माइनस का ई वी आर बाय 2। ये क्या है अपने पास है? मैग्नेटिक मोमेंट है। क्या अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट है किसका? एक इलेक्ट्रॉन का, जो अपने पास क्या कर रहा है? किसी ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, कक्षीय गति कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिख दो ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें मैंने जो आपको चीजें बताई, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में ये होगा, उससे पहले अपने पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि जो अपने को, अपने पास ऑर्बिटल मोशन क्या होती है, अपने पास स्पिन मोशन क्या होती है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स मिले थे वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन मोशन की वजह से थे। ये इन सारी चीजों के बारे में अपने पहले बात कर रहे हैं ना। इसके बाद देखो अपने पास, अगर एक चीज अपने पास क्या होती है, एक अपनी चीज अपने पास होती है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम होता है अपने पास एल। एल कितना होता है? एल होता है अपने पास एम वी आर। एम बाय एल का रेशियो लेना, क्या आएगा? एम बटा एल बराबर माइनस का ई वी आर बटा 2, नीचे क्या आ जाएगा? एम वी आर काट दो, क्या बन जाएगा? एम बटा एल बराबर माइनस का ई बाय 2 एम। वैक्टर में इसको लिखोगे आप तो ये अपने पास आएगा एम वैक्टर बराबर माइनस का ई बटा 2 एम एल वैक्टर। क्या आएगा? एल वेक्टर। अब यहाँ पे माइनस साइन, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। ये क्या होगी? इसकी वेक्टर फॉर्म होगी। अभी वेक्टर फॉर्म जो आपको क्या कह रही है? ये कह रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंगुलर मोमेंटम है, जो कोणीय संवेग है इसके क्या आएगी? विपरीत आएगी, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट विल बी, विल बी एंटी पैरेलल टू, will be anti-parallel or opposite, or opposite, opposite to टू एल वेक्टर। जो आपकी डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक मोमेंट की वो क्या आएगी? एंटी पैरेलल और अपोजिट टू एल वेक्टर आएगी, ठीक है। अब आपको ये प्रूव करना है कि सर ये सही में होता है क्या, तो आ जाओ देख लो। मान लो इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा था? ऐसे घूम रहा था। तो करंट आएगी वो किस दिशा में आएगी? इस दिशा में आएगी ना। ये है इलेक्ट्रॉन की दिशा, ये क्या है? ये करंट की दिशा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कैसे निकालते हैं? अपने राइट हैंड से करो। जो आपका अंगूठा और ये सारी चीजें हैं वो धारा की दिशा में होना चाहिए। जो ये उंगलियां हैं इनको धारा की दिशा में फोल्ड करो, तो आपका जो अंगूठा है वो क्या करता है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में क्या करेगा? आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम है मैग्नेटिक मूवमेंट है, अगर इस हाथ को ऐसे करते हो तो ये अंदर की तरफ है। तो जो एम था वो कहाँ चला गया? अंदर की तरफ। क्रॉस का अर्थ क्या होता है? अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे एल निकालते हैं। देखो एल क्या होता है? एल को होता है अपने पास, एल होता है अपने पास आर क्रॉस वी। क्या होता है? एल आर क्रॉस वी होता है। तो करो, एल होता है आर क्रॉस वी। तो आर क्या होता है? सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है। ये क्या है अपने पास? आर है, ठीक है। वी क्या होता है? किसी भी पॉइंट के ऊपर इस दिशा में होता है ना। सफर से रेखा पे तो होता है, टेंजेंशियल पे होता है। तो करो वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर करोगे तो ये कहाँ है? बाहर है, ठीक है ना। तो अपना जो एल होता है वो क्या आता है? एम वी आर आता है, सॉरी, आर क्रॉस पी होता है। तो ये आएगा एम वी आर, ठीक है। आर यहाँ पे आ गया, ये बन गया एम, बाहर निकाल दो। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? एल होता है अपने पास एम वी आर। डायरेक्शन की बात करो तो ये होता है आर क्रॉस पी। ये यहाँ से एम बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा आर क्रॉस से वी, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे थे तो वो मैंने सही बताया आपको कि जो आर क्रॉस वी से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है? बाहर आ रही है, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है? बाहर आ रही है। तो ये एंटी पैरेलल हो गई ना। अपने पास एम है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या आ रहा है? एल आ रहा है, ओके। ये चीज अपने पास होती है। अब मैग्नीट्यूड में लिखना चाहोगे तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा? एम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एम, ठीक है। यही आ जाएगा ई एल बाय 2m अपने पास, ओके। अब देखो, अब देखो, अगर ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो,
तो मैग्नेटिक डाइपोल, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसका इंटरेक्शन कैसे होता है वो आप देखो, ठीक है ना। तो अब लिखो अपने पास इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ, सारे पॉइंट जो लिखा रहा हूँ ना आगे जाके एक एक करके जुड़ेंगे, आप देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इतनी सारी चीजें क्यों लिखवाई है, ठीक है ना। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ दिस लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी इंटरेक्शन एनर्जी, यू कितना आता है अपने पास माइनस का एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो लिख दो एम का मान लिखो क्या आएगा ई एल वेक्टर, पहले से माइनस है इसमें, एक माइनस इसके बाद पहले से है, माइनस माइनस प्लस ई एल वेक्टर बाई 2m और डॉट बी वेक्टर, ठीक है। मान लो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, जेड डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में अपने पास जेड डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ जाएगा ई एल जेड बी जेड बटा 2m, ये अपने पास क्या आ गया यू आ गया, ओके। अब देखो अपने पास जो एफ आता है, जो एफ आता है कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर वो कितना आता है माइनस का डेल यू आता है, कितना आता है डेल यू आता है, और जो यू है इसका मान कितना होता है माइनस का एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ठीक है ना। और एम अगर कांस्टेंट हो तो ये एम बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा डेल डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे क्या हो बी कांस्टेंट हो, इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो तो फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा अपने पास जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को बोलते हैं बी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, बी कैसा है होमोजीनियस है, कैसा है होमोजीनियस है, समदेशिक है, हर दिशा में जो बी है वो कैसा है समदेशिक है। पर यहाँ पे देखो हम चाह रहे हैं कि फोर्स क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो उसको स्प्लिटिंग करवानी है, ठीक है ना, उसकी एक लाइन इधर आनी चाहिए एक लाइन इधर आनी चाहिए, तो उसपे फोर्स लगना चाहिए ना, फोर्स तो उसको आगे पीछे लेके जाएगा। तो यहाँ अगर बी क्या होता है होमोजीनियस होता, बी क्या होता कांस्टेंट होता, तो एफ क्या आता आपके पास फोर्स कितना आता जीरो आता, हम नहीं चाहते कि बी जीरो, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि जो बी नॉन जीरो, क्यों सॉरी हम चाहते हैं कि एफ नॉन जीरो, एफ नॉन जीरो होने के लिए क्या जरूरी है बी को समदेशिक नहीं होना चाहिए, बी को विषमदेशिक होना चाहिए, बी को इनहोमोजेनियस होना चाहिए। पहला क्वेश्चन अपने पास यहीं से आता है कि जो आपका स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर बी कैसा था इनहोमोजेनियस था, इनहोमोजेनियस या इनहोमोजेनियस जो आप कहते हो, इसका मतलब क्या होता है कि बी क्या था वो डायरेक्शन के साथ क्या हो रहा था चेंज हो रहा था, ठीक है ना। तो अपने पास बी कैसा है अगर होमोजेनियस होगा तो अपने पास जो डेल बी है डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, हम ये नहीं चाहते, दैट्स व्हाई वी यूज इन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां आप लिख दो ये क्वेश्चन आरपीएस में आ चुका है, ठीक है, तो यहां आप लिख दो आरपीसी, ठीक है, यहां आप लिखो, यहां से अपनी चीजें स्टार्ट हो रही है, यहाँ से सही रूप से अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो कि जो अपना आरपीसी के अंदर क्या क्या चीज पूछी गई, दो चीज पूछी गई है, ठीक है। नेट में भी क्वेश्चन आ गया है कि अपने पास कौन सा मैग्नेटिक फील्ड यूज लेते हैं स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट के अंदर, इनहोमोजेनियस कौन सा होता है जो किसी एक डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा हो चेंज हो रहा हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट है ये काम क्या आता है, ये काम आता है अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन को वेरीफाई करने के, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप नया हेडिंग ही डाल दो, इस टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। ये काम क्या करेगा, इसमें आप लिखो स्टर्न गेर्लक स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट verify the existence of verify the existence of spin spin quantum number and spin quantum number and electronic spin एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। अपने पास किसको बताता है, अपने पास स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट जो है अपने पास किसको बताता है, ये बताता है कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास क्या होगी स्पिन होगी अपनी, इसका एक तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा और इसके पास कैसी होगी खुद की स्पिन होगी, स्पिन हाफ होगी और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा एस होगा, ओके। अब देखो इसके अंदर बाकी की चीजें लिखो सारी, मैंने जो आपको शुरू में बताई थी, ठीक है। इसमें और क्या क्या होगा,
एक बात यहाँ पे लिख दो, दैट्स वाई वी यूज, दैट्स वाई वी यूज इनहोमोजेनियस, इनहोमोजेनियस, होमो होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं हम, इन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड अपने यूज करते हैं, जो क्या कर रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा डिस्टेंस के साथ। ओके, तो यहां आप लिखो, स्टर्न गर्लक ने, स्टर्न गर्लक, स्टर्न गर्लक परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट विद, दिस एक्सपेरिमेंट विद एजी एटम, एजी एटम्स। जो सटर्न गैलेक था उसने ये एक्सपेरिमेंट था किसके साथ किया था, ये जो सिल्वर होते हैं उसके परमाणु के साथ किया था, ठीक है ना, एजी एटम। ओके, अब एजी के साथ ही क्यों किया वो भी लिख लो, एजी के अंदर क्या होते हैं 47 अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 47 से 46 जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोज सेल बना लेते हैं, तो लास्ट के पास तो या कह दो अष्टक पूरा कर लेते हैं, तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर बचता है, ठीक है ना, तो वो अपने को एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंटरेक्शन यहाँ पे करता है। ओके, तो यहाँ लिख लो, सिल्वर हैव 47 इलेक्ट्रॉन्स, silver have 47, silver have 47 electrons, other than but other than one electron, all the electron are confined, electron are confined in closed inner cell, so closed inner cell, so there is only spin, but so there is only spin, only spin but only spin and there is a only spin and orbital contribution, only spin and orbital contribution, orbital contribution, orbital contribution of one electron only, of one electron only. Here magnetic dipole, here magnetic dipole, here magnetic dipole moment of Ag, dipole moment of Ag will be only due to, will be only due to this single electron, दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन कि अपने पास क्या होता है 47 इलेक्ट्रॉन है, 46 क्या हो गए जाके बंद हो गए इनर सेल के अंदर, अष्टक पूरा हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको सब मिलेगा, चाहे अपने पास यहाँ पे स्पिन ऑर्बिटल मोमेंट, स्पिन मोमेंटम हो, है ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो, चाहे अपने पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो, सारा का सारा कंट्रीब्यूशन किससे आएगा, सिर्फ और सिर्फ उस एक इलेक्ट्रॉन से ही आएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी सेटअप की बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सेटअप किस तरीके का था, है ना, तो वो अपना देखो कि अपने पास ये क्या था, यहां अपने पास एजी एटम का सोर्स था, ठीक है ना, एजी एटम का सोर्स यहाँ पे था, तो इससे क्या निकलेंगे, एजी एटम निकलेंगे। ओके, इससे क्या निकलेंगे, ये दीवार बना दी, ठीक है, ये दीवार क्यों बनाई जाती है, दीवार इसलिए बनाई जाती है ताकि जो एजी एटम क्या हो, एक लाइन में चले। ओके, ये एक लाइन में चल करके आपके पास क्या आ रहे हैं, एजी एटम आ रहे हैं। ठीक है, यहां क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया थोड़ा सा शार्प, थोड़ा समझना आप शार्प किस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाया, थोड़ा सा शार्प लगाया। ओके, बताता हूँ थोड़ा सा शार्प किस तरीके से है ये। ओके, ये इस तरीके से है कि आपका जो एन है वो इस तरीके से नीचे है, ठीक है ना, इस तरीके से है, देखो ये इस तरीके से है, समझो आप इस तरीके को, इस चीज को, ये तीखा है, तीखा है, एस है ना,
इसके आगे क्या है, ये तीखा है। और जो एन है ना, वो इस तरीके से है। वो तो एन इस तरीके से है, और जो आपका एस है वो कैसा है, शार्प है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो आपकी जो रेखाएं है ना, वो निकलेगी कहां से, एन से। एन से निकलेगी तो इस पूरे से निकलेगी, ये तो अपने पास लग दो, मान के चलो सर्कुलर सा ही एक तरीके से है ना। तो यहाँ से जो रेखाएं निकलेगी वो पूरे से निकलेगी, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली और यहाँ से निकलेगी। और ये शार्प है, मतलब ये पीक है, तो सारी की सारी कहां जाएगी, इसी के अंदर जाएगी। यहां जाने से क्या हुआ, यहां जाने से ये हुआ कि ये रेखाएं देखो दूर दूर है, यहाँ रेखाएं क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, इंटेंसिटी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, कम होगी। पर ऊपर जाके देखो, इस पॉइंट के पास, इस लाइन के पास मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है वो क्या है, पास पास है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और ये अपने पास जो डायरेक्शन है, ये कौन सी है, जेड है ना। अब आपने देखा नीचे मैग्नेटिक फील्ड कम है, ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो डीबी बाय डी जेड यहाँ क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, इसका मान है बढ़ रहा है, जेड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा है। डीबी बाय डी जेड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका मान क्या है, पॉजिटिव है। समझ रहे हो ना, ये एक तरीका क्या है, अपने पास ग्रेडियंट है, ठीक है ना, कि जो अपने पास बी है वो चेंज हो रहा है जेड डायरेक्शन के अंदर। अगर प्लस है मतलब पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, या नीचे क्या है 0.5 टेस्ला है, तो ऊपर कितना होगा, 1 टेस्ला होगा। समझ रहे हो, जेड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। हुआ क्या, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट देखो पहले। ये अपने पास यहाँ से एटम आ गए, यहाँ से एटम आ गए, ठीक है। यहाँ से जो भी आ रहा है, एजी एटम ही तो आ रहा है, ठीक है। एजी एटम आए, और आके देखा कि जो एजी एटम थे ना, वो आकर के जो स्क्रीन थी अपने पास, डिटेक्टर था, यहाँ पे क्या लगाया हुआ अपने, डिटेक्टर, डिटेक्टर स्क्रीन लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, डिटेक्टर प्लेट कह दो या डिटेक्टर स्क्रीन कह दो, डिटेक्टर प्लेट लगाई हुई है, ठीक है ना। इस पे देखा कि आपको कितने स्पॉट मिले, सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पॉट मिले, ठीक है ना। इसको आप सामने से देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिला, ओके, ये कुछ इस तरीके की आपको शेप मिलती है, ठीक है ना। तो अपने पास जो शेप मिली आपको, जो स्पॉट्स मिले, वो कितने मिले, सिर्फ और सिर्फ 2 स्पॉट मिले, ठीक है ना। इनके अंदर कोई गैप नहीं है, ये बस थोड़े से ना डायरेक्ट स्पॉट मिले, 2 स्पॉट मिले, एक ऊपर मिला, एक नीचे मिला। ये तो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है, अपने पास क्या है, एक्सपेक्ट है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, वो अपने थ्योरी में बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अपने पास, जब एजी आएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट इसके पास है, इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, ठीक है। तो उस पे क्या पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, बी में आएगा तो स्थिति ऊर्जा में चेंज होगा, स्थिति ऊर्जा में चेंज होगा तो उस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास चीजें इस तरीके की बनेगी, ठीक है। अब इसके बारे में लिखो, फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपको मैं करूंगा। इसमें लिखो, व्हेन एजी एटम्स गो थ्रो, व्हेन एजी एटम्स गो थ्रो, व्हेन एजी एटम्स go through the inhomogeneous inhomogeneous magnetic field then magnetic field then atoms get deviated from then atoms get deviated from their path and फोर्स लगेगा तो एटम कहां जाएगा, आगे पीछे कहीं तो जाएगा, तो डेविएट तो होगा। डेविएटेड एटम्स गेट डेविएटेड atoms get deviated from their path from their path their path and we get two lines and we get two lines on the vertical plane on the vertical प्लेट। आपको वर्टिकल प्लेट पे कितनी लाइन मिलती है, 2 लाइन मिलती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो स्टर्न गैलाक्सी एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर प्लेट थी, उस पर कितनी लाइन बनी, 2 लाइन आपको मिली, ठीक है। इसके बाद लिखो, द डेविएशन ऑफ एटम द डेविएशन ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट ग्रेडियंट बी वेक्टर है या नहीं, आप खुद देख लो जाकर के। जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अपने पास एक तो एम पे और ग्रेडियंट ऑफ बी वेक्टर पे अपने पास डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, डेल बी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ये देख लो आप, डेल बी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। डेल बी जीरो कर दो तो फोर्स लगेगा ही नहीं, एक लाइन मिलती, इसलिए क्या किया, डेल बी किया ताकि दो लाइनें मिले, है ना, फोर्स लगे उस एटम के बात के ऊपर। ओके, इसके बाद आप लिखो हेयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हेयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is m, here magnetic dipole moment is m, and in z direction, it is mz, ठीक है ना। वैसे तो कितना m है, पर z डायरेक्शन की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, mz हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एंड ग्रेडियंट कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना हो गया, डेल बी बटा डेल ए जेड। देखो अब क्वेश्चन ये आ सकता है, सर जेड डायरेक्शन में क्यों लिया, किसी एक डायरेक्शन में लेना था, जिस मर्जी में ले लो। इन्होंने किस में लिया था, जेड में लिया था, तो अपने उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने किया था, अपने तो बस स्टडी कर रहे हैं। तो किसी भी एक डायरेक्शन में आप ले सकते थे, आपको बस चेंज होने वाला लिया था, तो वो अपने कौन सी डायरेक्शन में ले लिया, जेड डायरेक्शन के अंदर ले लिया। तो अपने पास जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, एम जेड बार, और यहाँ कितना आ जाएगा, डेल बी बटा डेल जेड, ठीक है। अब देखो, अगर डेल बी बटा डेल जेड क्या होता, जीरो होता, तो एफ जेड कितना आता, जीरो। दैट्स वाई वी यूज इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे क्या यूज लेंगे, एम जेड यूज लेंगे। एम जेड यूज लोगे तो कितना हो जाएगा, ई एल जेड अपॉन 2m। अब एल जेड जो होता है, इसकी आइगन वैल्यू कितनी आती है, आपको बहुत अच्छे से क्वांटम मैकेनिज्म पता है, ये होता है एम एच कट बटा 2m होता है। ओके, और ये एल जेड है ना, तो ये कौन सी आती है, एम एल आती है, कौन सी आती है, एम एल आती है। यहाँ पे एम एल क्या है, एम एल अपने पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। ओके, और यहाँ पे जो एल आपका ये क्या है, ये है अपने पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर है मोमेंटम। अब देखो अपने पास, कि जो एम एल होता है, एम एल था अपने पास, उसका मान क्या आता है, इसका मान हमेशा कितना होता है, 2l+1 होता है। एम एल का मान कितना होता है, 2l+1 होता है। अब देखो एम जेड की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, ठीक है, रख दो यहाँ पे, लाओ यहाँ पे रखो आप एक बार, तो ये कितनी आएगी, देखो ये आ गया ई एम एल एच कट अपॉन 2m, और आगे क्या है, डी जेड, और ये क्या है अपने पास, एफ जेड है, ठीक है ना। अब देखो सारी चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो कांस्टेंट ही, ये भी कांस्टेंट। बदलने वाला क्या, ये क्या है, मास है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, ये मास है इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे क्या है, एम एल है, तो जो एफ जेड लगेगा, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों को चेंज कौन लेके आएगा, आपके एम एल लेके आएगा। कौन लेके आएगा, एम एल लेके आएगा। अब एम एल के माने कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। दो होगा तभी कितने स्पोर्ट आएंगे, दो आएंगे। तीन होता तो कितने स्पोर्ट आते, तीन आते, ठीक है ना। तो यहाँ अपने पास एम एल के मान कितने आ रहे हैं, टोटल दो मान आ रहे हैं, तो 12+ml होता है, क्या है, 12+1 होता है, तो इसके मान कितने चाहिए, टू आने चाहिए। इसको सोल्व करो, दो से एक काटोगे एक, तो एल बराबर कितना आ गया, हाफ आ गया अपने पास। जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर था एल, वो कितना आ गया, 1/2 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल वाला मोमेंटम नहीं है, वो कौन सा है, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। अब आप सुनो कि अपने पास स्प्लिटिंग हुई है ना, एक और एक दो, ये दो लेवल किसकी वजह से बने हैं, अपने पास एमएल की वजह से बने हैं, ठीक है। तो एमएल के कितने मान होने चाहिए, दो होने चाहिए, और एमएल डिफाइन होता है 2l+1 से। बहुत अच्छे से क्वांटम मैकेनिज्म में आपको एक्सप्लेन की ये बात। तो एल यहाँ पे कितना आ गया, एल आ गया यहाँ पे 1/2,
तो एल कितना है 1/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। यहाँ जो स्प्लिटिंग होती है वो दूसरा मोशन, ये तो ऑर्बिटल मोशन है, दूसरा मोशन कौन सा होता है, स्पिन मोशन होता है, उसकी वजह से यहाँ क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। और यहाँ पे मोमेंटम कौन सा है अपने पास है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आया ना, तो यहाँ लिख दो बट वी नो, वी नो क्या, कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है। एल जो होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो ये कितना आ सकता है, एन एच कट आ सकता है, एन एच कट आ सकता है। ठीक है ना, तो ये 1/2 एच कट नहीं आ सकता, 1/2 एच कट नहीं आ सकता। ओके, तो यहाँ पे अपने पास है, काम नहीं करेगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम काम है नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने किसके पास जाएंगे, अब अपने पास जाएंगे स्पिन के पास। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के पास जाएंगे। तो इसमें लिखो, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, नाउ टू understand this concept of electron spin is introduced, spin is introduced। अभी बात नहीं बन रही किससे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से तो बात नहीं बन रही, तो क्या इंट्रोड्यूस किया गया, स्पिन वाला इंट्रोड्यूस किया गया। तो जिस प्रकार अपने पास क्या था, ऑर्बिटल वाला था ना एम जेड, ठीक है ना, एम जेड था ना, इसी तरीके से अपने पास क्या है, एम एस जेड है। ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर का मैग्नेटिक मोमेंट है जेड एक्सिस में। ये कितना आ जाएगा, ई एस जेड बाय 2m। ठीक है, ये बनेगा अपने पास, यहाँ पे एक क्या आएगा, जीएस आएगा, जीएस आएगा। ये जीएस क्या है, जीएस है स्पिन डीजेनरेसी, डी जनी रेसी, स्पिन डीजेनरेसी है। ओके, क्या है, स्पिन डीजेनरेसी है, स्पिन डीजेनरेसी। अब स्पिन डीजेनरेसी का मान क्या होता है, अपने पास 2 होता है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन डीजेनरेसी है, तो इसका मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 रखोगे तो ये बनेगा 2 ई एस जेड अपॉन 2m। कितना आ गया, 2m आ गया। ये जो m है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एस जेड का मान रखो, एस जेड कितना होता है, 2e एस जेड होता है एम एस एच कट, वहां पे कितना था, एम एल एच कट था, एच कट था, तो यहाँ हो जाएगा एम एस एच कट। ये अपने पास 2m ई, 2 से 2 चला गया। ओके, तो अपने पास एम एस एच कट जो है ये कितना आ गया, देख लो, एम एस जेड जो है इसका मान कितना आ गया, ये अपने पास आ गया एम एस जेड जो है इसका मान कितना आ गया, ऐसे देख लो, ई एच कट बाई 2m, 2 तो आगे रखो, ई एच कट बाई 2m होता है ना, इसको बोलते हैं म्यू बी। क्या बोलते हैं, म्यू बी, बोर मैग्नेटॉन, म्यू बी बोलोगे तो ये अपने पास बन गया 2 म्यू बी एम एस। ये जो 2 है ये क्या है, स्पिन डीजेनेरेसी, तो जीएस म्यू बी एम एस। ओके, ये जो म्यू बी है ये मैंने बताया हुआ आपको, ये क्या है अपने पास, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन है। ठीक है ना, मान होता है 9.27 गुणा 10⁻27, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, हो सकता है लिखने में मेरी गलती भी हो जाए, नहीं 24 होता है, 10⁻24 होता है जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, ये होता कितना है, ई एच कट बाय 2m। ओके, अब देखो अपने पास, अब इसके 2 मान आ रहे हैं। ठीक है ना, 2 मान आ रहे हैं, मतलब एमएस के मान कितने होंगे, 2 होंगे, है ना, एमएस के मान 2 होंगे। और ये एमएस आता किससे है, 2s+1 से आता है। एमएस आता किससे है, 2s+1 से आता है, इसका मान कितना हो गया, 2। तो अपने पास जो एस है इसका मान कितना आ गया, हाफ। एस का मान कितना आ गया, हाफ आ गया अपने पास। मतलब जो स्पिन डेजेनेसी होती है, जो स्पिन डेजेनेसी होती है वो 2 होती है, इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितना होता है, आधा होता है। कितना होता है, हाफ होता है। ओके, तो इसकी 2 स्थिति बनेगी, क्या बनता है, एक तो प्लस एस से कितना होता है, माइनस एफ, तो ये एक तो बनेगा +2 और एक बनेगा +1/2 और एक बनेगा -1/2। अब यहाँ पे मान रखे देखो, जो आपका एम एस एच कट है इसका मान कितना आ गया, प्लस माइनस जी एस म्यू बी का, म्यू बी एम एस का मान कितना आ गया, +-1/2। ये 2 है, ये 2 है, ये हाफ है, कट जाएगा तो ये बचेगा प्लस माइनस का म्यू बी। ओके, तो एम एस जेड कितना आ गया आपके पास है, प्लस माइनस से म्यू भी आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो हाफ है, और इसके आगे जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की बात करोगे तो वो कितना होगा, जो एम एस की बात आप कर रहे हो, जो एम एस की बात कर रहे हो वो कितना होगा, प्लस एस और माइनस एस होगा, प्लस हाफ और माइनस एस हाफ आएगा, साथ में एच कट तो होता ही, उसके बताने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, इसमें लिख दो, एज नाउ, एज नाउ वी हैव, वी हैव टू वैल्यूज ऑफ, we have two values of
जेड कंपोनेंट ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मोमेंट दैट्स वाई वी गेट दैट्स वाई आप समझ गए ना, इसकी वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली, इसलिए अपने को कितने स्पॉट मिले थे, 2 मिले थे। दैट्स वाई वी गेट 2 spots ऑन द स्क्रीन, 2 spots ऑन द स्क्रीन, इसलिए अपने को स्क्रीन के ऊपर कितने स्पॉट्स मिले, 2 स्पॉट्स मिले। ओके, यहाँ पे एस क्या निकल के आया, एस अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ये कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो एम एस है ये क्या है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन, दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा, पर लिखा देता हूं इन चीजों को। मैग्नेटिक क्वांटम में नंबर, ठीक है, ये अपने पास क्या था, प्लस माइनस का 1/2 थी, प्लस माइनस 2 मत लिखो, प्लस माइनस 1/2 था। ओके, ये होता कितना है, प्लस S2 माइनस एस होता है। ओके, या माइनस S2 प्लस एस लिख दो, -1/2 से लेकर के 1 का गैप लगा करके या इंटीजर का गैप लगा करके 1/2। इसी के साथ अपना ये लेक्चर जो है वो मिनी फिनिश होता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। देखो उसमें क्या किया गया था, इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। क्यों लगाया था, अगर इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और जो लाइन आ रही थी एजी वाली वो क्या होगी, स्प्लिटिंग है, होगी नहीं। एजी के अंदर क्या था, 47 इलेक्ट्रॉन थे। ये आप ऐसे भी सोच सकते हो, एजी क्यों लिया, एजी इसलिए लिया क्योंकि 47 इलेक्ट्रॉन है, 47 इलेक्ट्रॉन है, 46 क्या हो जाएंगे, डब्बे में बंद हो जाएंगे, अंदर वाली साइड बंद हो जाएंगे, तो एक बचेगा, अपने उसका देने कर सकते हैं। अगर अपने सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है ना, मूव करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट अपने निकाल लिया। ठीक है, उससे अपने क्या आया था, एम बराबर आया था E L/2m। ठीक है, अब हम मान रहे हैं कि जो स्प्लिटिंग हो रही है आपकी, वो मान लो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ अपने पास जो आपके एनर्जी आती है, एनर्जी में चेंज होगा, ऊपर नीचे कब जाता है, जब एनर्जी में चेंज होता है, एक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो जो एनर्जी आई थी वो अपने पास आई थी E L/Z/2m। ठीक है ना, जो अपने पास बी लिया था अपन ने, मैग्नेटिक जो क्या बोलते हैं, तुम किसने लिया था, उसकी डायरेक्शन क्या ली थी, बी जेड ली थी, या जेड डायरेक्शन ली थी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी जेड था। फोर्स जो लगा था उसमें आप देख सकते हो कि ग्रेडियंट ऑफ बी आया था, है ना, बी के अंदर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर बी के अंदर किसी डायरेक्शन में चेंज नहीं है तो आपका जो फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अपने को 0 फोर्स चाहिए नहीं, 0 फोर्स होगा तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, सिंपल सी बात, स्प्लिटिंग है होगी नहीं, पर अपने को स्प्लिटिंग है चाहिए। ठीक है, तो अपने कौन सा फील्ड यूज किया था, अपने इनहोमोजेनियस से मैग्नेटिक फील्ड यूज किया था। अब देखो अपने पास, ठीक है, आपने इनहोमोजेनियस यूज कर भी लिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो स्प्लिटिंग कितनी आ रही है, प्रैक्टिकल में देखा 2 आ रही है। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे मान किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे जो ML होता है, जो जीएल होता है ना, आप सोचोगे सर यहाँ पे जीएल क्यों नहीं है, जो जीएल का मान होता है ना वो पहले से ही 1 होता है। ठीक है ना, जो अपने पास ऑर्बिटल मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, उसकी जो डीएनएससी आती है वो कितनी होती है, पहले से 1 होती है। तो यहाँ पे 1 था, तो ये सारे के सारे मान किसकी वजह से आ रहे हैं, ML के आ रहे हैं। ML के मान कितने होते हैं, 12+1, तो 12+1 कितने होते हैं, 12+1 हो तो कितने भी सकते हैं, पर यहाँ पे स्पोर्ट कितने मिले, 2 मिले, तो इसका मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसका मतलब जो एल है वो कितना क्या आना चाहिए, हाफ आना चाहिए। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, क्वांटम नंबर है, वो कितना आ गया, हाफ आ गया। जबकि ये कितना होता है, अपने पास बोर पोस्टुलेट आपको याद होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। तो एल वेक्टर कितना आएगा, एन एच वेक्टर आएगा, कितना आएगा, एन एच आएगा। ओके, तो यहाँ पे एन आना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आनी चाहिए थी, हाफ है मतलब ये वैलिड नहीं है। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्या किया, किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, स्पिन का, इलेक्ट्रॉन स्पिन का। जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट के अंदर नहीं घूमेगा, अपने प्लेस के ऊपर भी घूमेगा, उसके पास क्या पाई जाएगी, स्पिन मोशन भी पाई जाएगी। ठीक है, तो MSZ जब आप निकालोगे, MS यहाँ पे क्या था, MLZ है, ये एक तरीके से क्या है अपने पास, ये MLZ है। तो अपने को यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ गया, MSZ इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। वहां पे LZ की जगह क्या आएगा, SZ आएगा। ये क्या था, जेड कंपोनेंट था, किसका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। ये क्या है, जेड कंपोनेंट है, किसका, स्पिन ऑर्बिटल है, स्पिन एंगुलर है मोमेंटम का। ठीक है, ऑर्बिटल का मतलब ऐसे घूम रहा है, स्पिन का मतलब अपने एक्स पे घूम रहा है। ये क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। अब देखो इसके मान क्या आएंगे, उसी तरीके से एम एच कट आएंगे, यहां 2 मिल रहे हैं, मतलब MS
यहाँ 2 मिल रहे मतलब एमएस के मान कितने होंगे, 2 होंगे। एमएस के मान आएंगे कितने, 2s प्लस 1 से आएंगे, तो 2s प्लस 1 के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। यहाँ से s का मान निकालोगे मतलब कितना आया, हाफ, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है, हाफ होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर हाफ है, s का मान क्या है आपका, हाफ है, तो जो एमएस के मान आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ आएंगे। अगर अब आप बात करते हो किसकी, एस जेड की, तो वो कितने आ जाएंगे, प्लस बाई टू 1h कट, और एस जेड बराबर माइनस का 1/2 h कट, कितने आ जाएंगे। तो आपको स्पोर्ट कितने मिले, 2 मिले। इससे क्या प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा पार्टिकल है, स्पिन हाफ पार्टिकल है। ठीक है, इसमें याद करने की चीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ याद करने की सिर्फ और सिर्फ चीज इतनी है कि यहाँ पे कौन सा फील्ड यूज लिया था, इन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड यूज लिया था, किसके एटम यूज लिए थे, एजी के एटम यूज लिए थे, और यहां से अपने को किसका पता चला था, इलेक्ट्रॉन की स्पिन का पता चला था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन का पता चला था। सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कुछ भी इस टॉपिक के अंदर याद रखने वाला है नहीं। ठीक है, अब अपने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो चुका है किसका, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। उनके बारे में डिटेल से जो डिस्कशन है वो अपना होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर भी आपको बहुत जल्द दिखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, जब भी ये लेक्चर अपलोड हो रहा है तो उससे लगभग आप मान के चलो लगभग 12 आवर्स के अंदर, 12 घंटे के अंदर भी आपको नेक्स्ट लेक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय। बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, बाय।